बाबा कार्तिक उरांव जी ने केंद्रीय सरना समिति का गठन किया था। समाज के परिप्रेक्ष्य में तो समाज के भले के लिए सबका निर्णय था कि इस रैली को हम समर्थन करेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद में माजरा कुछ और ही देखने को मिला। गाली देना है तो जाके देश के प्रधानमंत्री को दीजिए, जो उन्होंने कहा है कि भाई धर्मांतरण रुकना चाहिए। धर्मांतरण एक कोड है, धर्मांतरण एक हमारे भारत के लिए अभिशाप है। ईसाइयों को ये बात समझनी चाहिए। सच में माइक छीन लेती, मेरे में था कि मैं छीन भी लेती मैं और कह देती ना कि ये आदिवासी अस्मिता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं राजनीतिज्ञकार, तो उन लोगों के लिए भीड़ नहीं आई थी। मैं कहती तो भगदड़ बच जाती। उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी, उनको क्या ही समझ में आएगा जब उनकी माता जी को नहीं पता कि आदिवासी समुदाय क्या है। दिशा अधिनियम कानून को प्रखरता से लागू करते तो शायद आज ये नौबत नहीं पड़ती हमें सड़कों पर उतर करके जन आक्रोश रैलियां करने की। एक बीजेपी की सरकार थी जो कि इस झारखंड राज्य में 2017 में धर्मांतरण को प्रखरता से बैन करने के लिए कानून पारित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस झारखंड राज्य में लगातार चंगाई सभाएं हो रही हैं। जोहार, आप सभी को न्यूज़ फ्रेम में स्वागत है और आज हमारे साथ निशा भगत मौजूद है। आपको बता दें 17 तारीख को 17 अक्टूबर यानी कि कल प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली थी, जो कि शाम होते होते थोड़ा विवादों में घिर गई। निशा भगत को कल स्टेज से धक्के मार के क्यों उतारा गया? चूँकि आपको पता होगा, क्योंकि आपका चैनल लगातार मुझे कवर कर रहा है आदिवासी बेटी को, आदिवासी अस्मिता बचाए रखने के लिए आदिवासियों की हुंकार रैली को लगातार कवर कर रही है आपके चैनल। और झंडा प्रकरण में आपने देखा था कि किस तरीके से आदिवासियों का चीरा झंडा, जो 2 रंग का है, जो सफ़ेद रंग का और लाल रंग का झंडा है, वो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा किस तरीके से ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए उस झंडे का प्रयोग गंदी जगहों में किया गया था। इसका विरोध जब मैंने किया था तो क्रिश्चियन समुदाय के साथ खड़े रहने वाली प्रखरता से प्रेम साही मुंडा जी थे, वहाँ देव कुमार धान जी थे, वहाँ गीताश्री मैडम थी, और समाज के जो गुमराह करने वाले राजनीतिज्ञकार जो लगातार ईसाई समुदाय को सपोर्ट करने वाले थे, उन लोगों की पूर्व से सोची समझी साजिश थी कि किस तरीके से इसको गिराया जाए। क्योंकि ईसाई मिशनरियों के द्वारा लालपुर थाने में मेरे ऊपर में केस किया गया है। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों के द्वारा क्रिश्चियन समुदाय को बार बार मैंने कहा है कि ये माइनॉरिटी से आते हैं, ये आदिवासियों का आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं। इसकी लड़ाई ऑलरेडी चल रही है, चाहे लालपुर थाना की बात कीजिए, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कीजिए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के द्वारा लगातार प्रखरता से इस पर कार्रवाई भी हो रही है धर्मांतरण को लेकर के। और गुमला के डीसी और गुमला के एसपी साहब को इसका लेटर भी भेजा गया है। तो ये जानते हैं कि आने वाला समय में संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी, तो निशा को कैसे दबाना है, आदिवासियों के मुद्दे से कैसे इसको भटकाना है। तो इसीलिए ये सोची समझी प्रयोजन थी, ये सोची समझी चाल थी कि किस तरीके से सरना समुदाय के लोगों को, आप देख लीजिए कि जहाँ भी हो रहा है पूरा का पूरा झारखंड राज्य में लगातार, रांची में सिर्फ ईसाइयों का कुछ जगह झंडा दिखा था, जो कि अजय तिर्की ने जो लीड किया था, जो झंडा प्रकरण था, तो अजय तिर्की ने प्रखरता से मेरे विरोध में काम किया था। तो उन्हीं के संगत का ये जो परिणाम है, ये जो आदिवासी समुदाय को गिराने की जो प्रयास है, झंडा प्रकरण में ईसाई समुदायों ने मेरा पुतला दहन किया था। यही अल्बर्ट एक्का चौक में इन्होंने, फिराल चौक में आदिवासी बेटी को नीचे दिखाने की कोशिश की थी। इन लोगों ने गाली गलौज भी किया था, इन लोगों ने जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसी का परिणाम कल देखने को मिला कि आदिवासी समुदाय को फिर से मुद्दा विहीन किया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए। यही कारण था कल मुझे ये लोग स्टेज से नीचे उतारने का। और इन लोगों ने जो बार बार कहा है कि क्यों ये लोग, निशा भगत को किसने बुलाया, इस तरीके का जब इन लोगों ने फरमान दिया। लेकिन केंद्रीय सरना समिति का समाज के परिप्रेक्ष्य में ये सहयोग का था कि हम लोगों का, समाज का जितना भी केंद्रीय सरना समाज के लोग हैं, चूँकि बाबा कार्तिक उरांव जी ने केंद्रीय सरना समिति का गठन किया था समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो समाज के भले के लिए सबका निर्णय था कि इस रैली को हम समर्थन करेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद में माजरा कुछ और ही देखने को मिला।
एक सवाल और रहेगा निशा जी कि जितने भी वहाँ पे लोग जुटे हुए थे या फिर स्टेज पे कहें या फिर स्टेज के नीचे जितने लोग थे वो सभी तो आदिवासी परिवार थे, आदिवासी आप ही के समाज के लोग थे। फिर आपका वो विरोध क्यों किए या फिर आपको नीचे उतर करके रोना धोना पड़ा? और साथ ही हमने देखा देव कुमार धान जो है उनका आप माइक भी ली थी, क्या था आखिर वो क्यों आपको देखिए, ये लोग राजनीति की आड़ में लगातार हमारे आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का काम किया है। आज देख लीजिए, पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हुआ है। लगातार पेशा अधिनियम कानून के लिए, स्वशासन के लिए, ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य लगातार राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम से हमने गुहार लगाया है कि यहाँ हमारे लोगों के साथ शोषण हो रहा है। भारत के प्रथम नागरिक और भारत के मूल नागरिकों के साथ जो आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी रूढ़िवादी परंपरा को मटियामेट करने की धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा साजिशें रची जा रही हैं। और लगातार यही प्रकरण चालू ही था कि कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी समुदाय में सूचीबद्ध होने की मांग को लेकर के रेल टेका और डहर छेका का कार्यक्रम जो किया गया इनके द्वारा। तो ये अपने आप को लव कुश के वंशज समझते हैं, ये क्षत्रिय समाज के अपने आप को वंशज समझते हैं, हमें नीची जाति का ये लोग कहते हैं। आप देख लीजिएगा, इस झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी ने भी कहा है और उनका वीडियो भी प्रखरता से चल रहा है कि हम लवकुश के वंशज हैं। जब वो लवकुश के वंशज है, जो वो हिंदू है, तो फिर आदिवासी बनने की ये लालसा सिर्फ आरक्षण और राजनीति के लिए, ये एजेंडा जो दिख रहा है राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, लोग अपना आदिवासियों को बुड़बक बनाने का काम जो कर रहे हैं। इसी की आवाज़ मैं जो उठा रही हूँ कि आदिवासी समुदाय जाग गया है। हम भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं। उन्होंने अपने प्रकृति, जल जंगल, ज़मीन बचाने के लिए जो संघर्ष किया, जो अंग्रेज़ों से लड़ा, उन्होंने वही अंग्रेज की औलाद आज जो धर्मांतरित ईसाई लोग जो आदिवासियों का आरक्षण भी खा रहे हैं और आदिवासियों का तिरस्कार भी कर रहे हैं, इसी का हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कुर्मियों को भी और धर्मांतरित ईसाइयों को भी मैंने जवाब दिया है। तो वहाँ स्टेज पे आप लगातार कह रहे थे कि जेएमएम बीजेपी यहाँ पे मत करो और धर्मांतरित लोग, इस तरह के शब्द आप उपयोग करो। वहाँ कौन थे ईसाई के लोग? देखिए, ये जो झारखंड राज्य है जेएमएम के इशारे पे ही चल रहा है सब कुछ। आप देख लीजिएगा कि एक आदिवासी बेटा मारा गया था संथाल परगना में, जो रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति के लोगों में से वो एक ऐसा बेटा था जो कि शिक्षा की मांग कर रहा था, स्वास्थ्य की मांग कर रहा था, वहाँ क्षेत्र की विकास की बात कर रहा था। तो माननीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का नाम प्रखरता से आया है। उनकी जो हत्या कराने के पीछे जो पंकज मिश्रा का नाम आया है, वो सूर्य नारायण हांसदा भाई का जो फेक इनकाउंटर में जो मार दिया गया, उनको हमारी आवाज़ दबा दी गई। तो ऐसे कई प्रकरण हैं जो जब हमारे झारखंड में आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में बात उठाई जाती है तो आदिवासी नेताओं को किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता है या फिर उनकी हत्या करा दी जाती है। आप देख लीजिए कि ये झारखंड राज्य में धर्मांतरित ईसाइयों को सपोर्ट करने वाले इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री लगातार मौन चुप्पी साधे हुए हैं। आप देख लीजिए, कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जे में शामिल होने के लिए उन्होंने सहमति दर्ज की है। तो इससे पता चलता है कि आदिवासी राज्य में पेशा अधिनियम कानून ये झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लागू किया और कोर्ट ने लगातार उनको आगाह किया, चुनौती भी दी। उसके बावजूद वो अभी तक में इसमें मंथन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार कुर्मी समुदाय का और क्रिश्चियन जो कि धर्मांतरित ईसाई हैं, उनका लगातार हस्तक्षेप रहा है कि स्वशासन लागू ना हो। स्वशासन होगा तो ये लोग स्वतः जो धर्मांतरित ईसाई हैं वो माइनॉरिटी के जो हकदार हैं वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और जो हिंदू समाज को मानने वाले कुर्मी समुदाय जो लगातार मांग कर रहे हैं और दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उप मुख्यमंत्री जब रहे थे सुदेश महतो जी, उन्होंने भी बहिष्कार किया था कि किस तरीके से आरक्षित जो आदिवासियों की सीट है वो समाप्त कर दी जाए। कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी जो आदिवासी समुदाय, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हमारे सुरक्षित सीटों को सुरक्षित किया। और देख लीजिएगा कि 81 विधानसभा सीट है हमारे झारखंड में, उस 81 विधानसभा सीट में 28 विधानसभा सीट
हमारे आदिवासियों रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए आरक्षित है, उसमें 10 धर्मांतरित ईसाई जो है प्रखरता से विधायक के रूप में विद्यमान है। इसका हम बहिष्कार करते हैं। डिलिस्टिंग होना चाहिए। आदिवासियों का आरक्षण, जिस तरीके से कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी में शामिल होकर के आरक्षण के लालच में वो आना चाहते हैं, उसी तरीके से धर्मांतरित ईसाई भी लगातार आदिवासियों का आरक्षण जाति के नाम पे ले रहे हैं, खा रहे हैं। जबकि ईसाई समुदाय में देख लीजिए, यरूशलेम चले जाइए या तो फिर आप चेन्नई चले जाइए, चाहे गोवा चले जाइए, आप देख लीजिएगा ईसाई समुदाय को आदिवासियों का आरक्षण नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी आरक्षण समाप्त होना चाहिए इन लोगों का। जब आप स्टेज पे गई थी और उतर रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि निशा भगत को आगे की कुर्सी चाहिए थी, वो नहीं मिला, इसलिए इतना सारा विवाद हुआ, बवाल हुआ। क्योंकि आगे और भी बड़े जो नेता थे या फिर कहें मंत्री, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव थी, देव कुमार धान थे, प्रेम साही मुंडा थे, और भी लोग थे। तो क्या आपको आगे की कुर्सी चाहिए थी इसलिए इतना बवाल हुआ? देखिए, वहाँ पर कई मीडिया भी थी। आप बैक स्टेज में, आपने बताया मुझे इससे पहले कि आप बैक स्टेज चली गई थी, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे मुझे लगता है 50-100 ऐसे यूट्यूबर्स और मीडिया थे जो कि ऑनलाइन जो रिकॉर्ड हुआ है। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ पे खड़ी थी, अभिवादन किया मैंने। उसके बाद में वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप नीचे उतर जाइए, आपको किसने बुलाया है। और ये कुर्सी की लड़ाई नहीं थी। वहाँ पे पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी की सुपुत्री जो इस झारखंड राज्य की शिक्षा मंत्री रही हैं, मैंने रामगढ़ की धरती से भी जब आह्वान किया था आदिवासी समुदायों ने, तो मैंने वहाँ पे भी कहा था कि ये गीता श्री मैडम जो राजनीति चमकाने के लिए यहाँ आई हैं, बाबा पंकराज जी के जो उद्देश्य थे, उनका जो विचार था, आदिवासियों के प्रति जो मोह था, उनके प्रति जो सम्मान था, उनका जो कल्चर का मान रखते हुए उन्होंने 20 साल की काली रात के बारे में भी लिखा कि वो 20 साल कांग्रेस में जब उन्होंने शासन किया तो किस तरीके से इंदिरा गांधी जी की का जो सरकार है वो आदिवासी समुदाय को बांटने का कोशिश किया और आदिवासी समुदाय को मटियामेट करने की इन लोगों की साजिश हुई। आदिवासी कॉलम को हटाया गया, धर्मांतरण को प्रलोभन दिया गया और बढ़ावा दिया गया, ईसाई का कॉलम दिया गया, लेकिन आदिवासी समुदाय को छिन्न भिन्न किया गया। सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को लगातार ये कांग्रेस की सरकार ने मटियामेट करने का इन्होंने प्रण लिया और आदिवासी समुदाय को भटकाने का काम किया। जब ये स्वशासन लागू कर देते, हमारे यहाँ पेशा अधिनियम कानून को प्रखरता से लागू करते, तो शायद आज ये नौबत नहीं पड़ती हमें सड़कों पर उतर करके जन आक्रोश रैलियां करने की। और आप देख लीजिए कि झारखंड राज्य के सभी जिलों में जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया वहाँ मैं पहुँची हूँ और वहाँ पर बहुत सम्मान दिया गया। लेकिन आप देखिएगा कि लास्ट जो मुझे एक धमकी मिली थी, आप मेरा कॉल डिटेल्स भी चेक करा सकती हैं, रंजीत कुमार उरांव करके नाम आ रहा था ट्रू कॉलर में, पता नहीं वो किसका नंबर है, लेकिन वो मुझे कहा कि लातेहार में जब क्रिश्चियन समुदाय के बारे में नहीं बोलोगी तभी आना। तो मैंने कहा कि मैं लातेहार नहीं आऊँगी, लेकिन मैं क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ बोलूँगी, उनके खिलाफ जो कि धर्मांतरित किए हैं, जो आदिवासी जो ईसाई समुदाय ऐसा है जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग वहाँ पर जाके धर्मांतरित करके उस धर्म को अपना सकते हैं। और ये जाति के नाम पे ये लोग जाति का प्रमाण पत्र बना लेते हैं फर्जी तरीके से और हम आदिवासियों का हकमारी कर रहे हैं। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। डिलिस्टिंग होना चाहिए हमारा समाज के लिए। मैं पहली बार लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। मैं सरना कोड लागू करने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ पर रेल रोकने का कार्यक्रम किया है हमने, यहाँ पे सड़क जाम करने का कार्यक्रम किया है हमने, यहाँ पे सरना कोड को लेकर के कई सभाएं की हैं हमने जंतर मंतर में जाकर के मैं साक्षात रही हूँ कि सरना कोड लागू होना चाहिए। लगातार हर सरकार से हमने गुहार लगाई है। एक बीजेपी की सरकार थी जो कि इस झारखंड राज्य में 2017 में धर्मांतरण को प्रखरता से बैन करने के लिए कानून पारित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस झारखंड राज्य में लगातार चंगाई सभाएं हो रही हैं और धर्म के आड़ में ये जो धर्मांतरण का जो खेला हो रहा है ये बहुत गंदे तरीके से झारखंड राज्य में हो रहा है। ये आए दिन आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलता होगा। ये आदिवासी समुदाय के वो चमचे और दलाल है जो कि ईसाई समुदाय के साथ में लगातार प्रखरता से खड़े रहे हैं। चाहे वो गीता श्री मैडम जी की बात कीजिए, चाहे प्रेम साही मुंडा जी की बात कीजिए, चाहे देव कुमार धान जी की बात कीजिए, चाहे स्वघोषित केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष
अजय तिर्की की बात कीजिए, ये लोग आदिवासी बेटियों को मार देने की बात करते हैं। ये लोग समाज में अभी देख लीजिएगा, ये लोग सिर्फ जमीन का काम करते हैं, सिर्फ जमीन की दलाली का काम करते हैं। ये समाज का उत्थान कहाँ कर रहे हैं? ये लोग कभी भी प्रखरता से, एकजुटता से, जब मैं पैदल चल के आ रही थी गुमला से, पेशा अधिनियम कानून लागू करो, 1996 का जो अधिनियम है, एक्ट है, उसको लागू करो, स्वशासन लागू करो। हमारा पढ़ा समाज हो, चाहे जिस तरीके से हमारा अलग अलग जिलों में हमारा समाज के लोग अपना शासन को लागू किए हैं, वो लागू करना चाहिए। ग्राम सभा अगर लागू होता तो यहाँ से ना बालू का खनन होता, ना कोयले का अवैध उत्खनन होता, ना ही बॉक्साइट का अवैध उत्खनन होता। हम लोग यहाँ पे अच्छे से नज़र, जिस तरीके से जंगल जमीन बचाते आए हैं, उसी तरीके से अपने खनिज संपदा का संरक्षण कर सकते थे। यहाँ के राजनीतिक पार्टियों ने हमें सिर्फ लूटा है। आज इस देश के मूल नागरिक अंतिम पायदान में खड़े हैं। शिक्षा के लिए हम परेशान हैं, हम अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए परेशान हैं, सड़कों के लिए परेशान हैं। हमारे यहाँ पे कोई बात नहीं करते हैं। और यहाँ जब एक बेटी ने उलगुलान किया समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो किस तरीके से समाज को दिग्भ्रमित किया जाए, मुद्दा विहीन बात किया जाए, तो ये लोग ये मंच को इसीलिए सजा के रखे थे। अगर इतना ही मंच की बात कर रहे हैं तो मंच ही नहीं बनाना चाहिए था आप लोगों को। आदिवासी समुदाय के लिए तो भाई दरी ही काफ़ी था, और हम लोग नीचे बैठने में भी तो होता ही नहीं करते हैं। और हमारा समाज में ऊंच और नीच और भेदभाव तो होता नहीं है, तो मंच क्यों बनाया आपने? राजनीति का अखाड़ा क्यों किया? तो ये एलिगेशन लगाना बंद करें। ईसाई समुदाय के लोग बौखला गए हैं कि आप संवैधानिक तरीके से निशा भगत, बिल्कुल थे। आप देखिएगा जो वीडियो चल रहा है, मीडिया जो मेरे पीछे आ रही है, तो ईसाई समुदाय की 2 महिलाएं आई थी मीडिया को मैनेज करने के लिए। आप अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस क्रिश्चियन समुदाय के लोगों द्वारा ये प्रयोजन किया गया था। ये भीड़ आई हुई थी जिसको सुनने के लिए, और जिसका मान रखते हुए कि भाई अस्मिता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ देने आए थे, ना कि वहाँ कोई राजनीति करने गया हुआ था। कुर्सी की जरूरत नहीं है हमें, हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और केंद्रीय लोग कह रहे हैं कि राजनीति करने आई है। आप देख लीजिएगा, एक लड़का बोल रहा है राजनीति करने आई निशा भगत, लेकिन अगर हम राजनीति करने आए थे तो केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी को क्यों नहीं जगह दिया गया? हमारे बोकारो जिला से हमारे जिलाध्यक्ष आए थे, उसको क्यों नहीं जगह दिया गया? रामगढ़ जिला अध्यक्ष आए हुए थे हमारे, उनको क्यों नहीं जगह दिया गया? अरे भाई समाज खेलना बंद कीजिए। दरी बिछा देते तो 24 जिला का सामाजिक अगुवा लोग बैठ जाते हैं वहाँ पे, हम लोगों को बोलने का मौका ना दे। लेकिन भाई आदमी यहाँ पे हमें प्रेशर था, यहाँ तक कि बंगाल के लोगों के द्वारा भी फ़ोन किया गया था कि दीदी, और असम में से भी फ़ोन आ रहा था हमारे आदिवासी भाई बहनों का कि आप कौन सा कार्यक्रम में जा रही है, 12 या 17। लेकिन सामाजिक हमारा जो निर्णय था 17 तारीख का समर्थन करने का, तो मुझे नहीं बुलाने वाला बात कहाँ से आता है? कोई मुझे आमंत्रित करेगा तभी मैं जाऊँगी क्या? ये सामाजिक लड़ाई है, ना कि कोई राजनीतिक लड़ाई थी कि मुझे ये लोग चुनौती देंगे तभी मैं वहाँ पहुँचूंगी। तो ये देख लीजिए, समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले ये नेताओं का दुर्दशा देख लीजिए। ये लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ये कहते हैं कि कल की आई लड़की, तो उनको पूछिएगा कि बुंडू में किस तरीके से जूते का माला पहना करके समाज के लोगों ने उनको भगाया है, तब जाके रांची में बसे हैं। ये लोग समाज को प्रतिनिधित्व करेंगे, ये लोग समाज की बेटी को बोलेंगे कि निशा भगत जो है कि थोड़ा सा सीख के आओ। आज तक सीखते ही आई हूँ। 15 साल की उम्र में झारखंड आंदोलनकारी में मेरे में केस है। मैं जानती हूं कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने हमारे लिए किस तरीके से इस जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई किस तरीके से लड़े हैं। हम जानते हैं कि सिद्धो कान्हू जी किस तरीके से लड़े, हम जानते हैं कि वीर बुद्ध भगत कैसे लड़े हैं, हम जानते हैं कि सिंगनी कैली दाई जी हमारे लिए कैसे लड़ी है, हम जानते हैं कि हमारे लिए रुनिया टुनिया जी कैसे लड़ी है। तो हम उनके वंशज हैं, तो ये हमें सिखाएंगे कि कल के जमीन दलाल हमें सिखाएंगे कि समाज की लड़ाई कैसे लड़नी है। मेरी माँ को इन लोगों ने ट्रोल किया था, मेरी माँ पढ़ा समाज में काम कर चुकी हैं, ये लोग मुझे बताएंगे। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी है, मैं उन संस्कार परिवार से आती हूँ जहाँ पे झारखंड के माटी के लिए नहीं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने जान की बलिदान दे देने वाले परिवार में से मैं आती हूँ। ये लोग मुझे बताएंगे कि क्रांति कैसे करनी है, कि समाज को किस दिशा में लेके जाना है, ये दलाल बताएंगे। बहुत ही प्रखरता से आप आदिवासियों के लेके आवाज़ उठाती हैं, बात करती हैं, लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि निशा जी से पूछिएगा कि वो किस हक से आदिवासियों के साथ खड़े हैं। क्या निशा भगत खुद आदिवासी हैं या ईसाई हैं? क्या है निशा भगत? देखिए, मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी है, कुंडली निकालनी है, तो जिस तरीके से ये लोग TRI रिपोर्ट का इंतज़ार किए कुर्मी समुदाय, तो उनको भी हमारे बारे में पता कर लेना चाहिए। भाई सरकार से पूछे ये कि निशा भगत कौन से समुदाय से आती है, पता चल जाएगा। ये जो अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग, जिसको पता नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर सवाल करेंगे।
चाहे कुर्मी समुदाय की बात करिए, चाहे ईसाई समुदाय, जो जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके, जो अपना समाज के नहीं हुए, जो दोहरी नीति अपना लिए, जो दो रास्ता में चलते हैं, तो हमारे गांव में कहते हैं दोगला। तो ये लोग जो दोगले हो गए वो हमें बताएंगे कि हम कहाँ से आते हैं। ये ही ईसाई समुदाय, मेरी माँ को बोलते हैं ना ईसाई समुदाय से, ईसाई समुदाय से। तो ईसाई लोग कौन है अभी? धर्मांतरित ईसाई लोग, आदिवासी लोग ना। तो धर्मांतरित क्यों हुए? तो मेरी माँ ने वापसी कर लिया, ईसाई समुदाय को त्याग दिया, तब इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो भाई त्यागो ना भाई, घर में वापसी स्वागत है। अगर आदिवासी कहलाने का इतना शौक है तो रूढ़िवादी परंपरा को मानो, माँ चाला को पूजो, चीरा झंडा को पूजो, और हमारे यहाँ जब करम मनाया जाता है, करम को पूजो, सोहराई को पूजो, दसाई को पूजो। तो फिर ये लोग क्यों नहीं करम का त्योहार का प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? बाइबल में क्यों ये लोग ईसाई समुदाय के बारे में अनर्गल बातें लिखे हैं? तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी समुदाय लगातार प्रखरता के साथ, अगर मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं भी दिग्भ्रमित होती, लेकिन मेरा समाज मेरे साथ है। लगातार हमारा समाज क्रांति करने के लिए जा रहा है, और हमारा समाज का जो पीसी आने वाला अभी 2 बजे से रखा गया है सामाजिक, उसमें ये दिखाया जाएगा जो बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पर बना हुआ केंद्रीय सरना समिति ने मुझे जो जगह दिया है, उनके आदर्शों को भूल करके उनकी बेटी किस तरीके से दिग्भ्रमित हो रही है और वो किस तरीके से समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। ये जमीन दलाली के में काम में उतर गई हैं। वो कांग्रेस की नेत्री हैं, तो कांग्रेस से सावधान रहे। कांग्रेस लगातार आदिवासियों को ठगते रहा है, और कांग्रेस आदिवासियों की अस्मिता को धूमिल करने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को अग्रिम रखा है। चूंकि देखिए, इंदिरा गांधी जी जब जिंदा थी तो बाबा पंखराज जी उनके साथ में लोकसभा सांसद के रूप में काम किए। इंदिरा गांधी जी को उन्होंने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को उन्होंने लगातार गुहार लगाई, और उन्होंने जो कहा है और जो उम्मीदें जताई थी, लेकिन उनके देहांत के बाद, उनके बेटे के देहांत के बाद, जो विदेश से आई हुई महिला जो आदरणीय सोनिया गांधी जी इस देश की बहू है, वो हमारे कल्चर को नहीं समझ पाई, इसलिए आदिवासियों की अस्मिता को वो बचा नहीं पाई। इतना ही कहना चाहूँगी। उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी, उनको क्या ही समझ में आएगा जब उनकी माता जी को नहीं पता कि आदिवासी समुदाय क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, उनके पास में सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है कि आदिवासी समुदाय को कांग्रेस जो है पार्टी यही सोचती है कि ये वोट बैंक है, और इसके साथ में आदिवासी का मुद्दा को लेके आओ। एक तरफ कहेंगे बड़ी भीड़ में राहुल गांधी जी की आदिवासी इस देश का मालिक है, तो इस देश का मालिक कैसे होगा जब आप धर्मांतरित ईसाइयों को बढ़ावा दे दिए, आप आदिवासी कॉलम हटा दिए, आप हम लोगों का बातें नहीं सुनिएगा। आज तक आप लोगों का सरकार इतना लंबा समय से भारत में चलता रहा, तो क्या हमारा झारखंड राज्य आपको पता नहीं था 5th शेड्यूल का क्षेत्र है? तो यहाँ स्वशासन तो आपको स्वतः लागू कर देना चाहिए था। आप आदिवासियों के हितैषी नहीं, आदिवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले नेता हैं। अब एक सवाल और रहेगा और आखिरी रहेगा कि वहाँ पे और भी आदिवासी बेटी थी, ज्योत्सना क्रिकेटा जो है, वो आपके साथ लगातार मंच साझा करती हैं। जब आप वहाँ से उतर रही थी, आपको धक्का मुक्की जब हो रही थी स्टेज में, तो आपके लिए कोई आगे क्यों नहीं आया? और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि निशा भगत का नशा उतर गया, निशा भगत का भूत उतर गया, ये सच है? अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर मेरे लिए इसीलिए लोग नहीं पहुँच पाया और लोगों को समझने में टाइम लगा। अगर मैं वहाँ सच में माइक छीन लेती, मेरे में था कि मैं छीन भी लेती मैं, और कह देती ना कि ये आदिवासी अस्मिता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं राजनीतिज्ञकार, तो उन लोगों के लिए भीड़ नहीं आई थी। मैं कहती तो भगदड़ बच जाती। वहाँ मेरे लोग थे, मेरे लोगों को नुकसान होता। मैं सामाजिक लड़की हूँ, समाज के लोगों ने कहा था दीदी आइए ना, हम लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सुबह 6 बजे से, चाहे लोहरदगा से बोलिए, चाहे बोकारो से बोलिए, धनबाद से बोलिए, पूर्वी सिंहभूम से बोलिए, चाईबासा से बोलिए, लोग आए थे और एक उम्मीद से आए थे। तो मैं अपने आदिवासी समुदाय को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं अपमान का घूंट इसलिए सह ली क्योंकि मैं जानती हूँ ये लड़ाई मैं अकेले शुरू की थी झंडा प्रकरण से। आज मेरे साथ समाज है तो समाज को तो बचाना मेरा कर्तव्य है ना। हर वो घूंट सह लेंगे। और हमारे जब 25 साल में अपने जान की परवाह ना करते हुए भगवान बिरसा मुंडा जी को जहर दे दे के जब मार दिया गया जेल में, और हमारी आदिवासी अस्मिता को मिटा देने की कोशिश कर दी गई इन धर्मांतरित ईसाइयों के, जब देख लीजिए विदेशी तो ईसाई ही थे ना, उनके द्वारा। और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने ईसाइयों के, धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ लगातार अपना मुहिम छेड़ा था, जल जंगल जमीन के लिए छेड़ा था। तो मैं ये अपमान नहीं सह सकती। तो निशा भगत का भूत उतर गया, या फिर कुछ लोग
कह रहे हैं कि बॉडीगार्ड इतना आप कहाँ से लेके देखिए, जो घूमेंगे? ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा कई किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो देवी देवताओं को सरना धर्म के लोग पूजा करते हैं वो भूत पिशाच है। तो हाँ, ये हमारे ऊपर भूत आ गया है, हमारे ऊपर देवी आ गई हैं, हमारे ऊपर माँ चाला आ गई हैं। अब मेरा भूत को कैसे उतारोगे? कुर्मी समुदाय और धर्मांतरित ईसाई समझे मेरे पे तो भूत चढ़ गया है। भूत मतलब माँ चाला, जो हमारी देवी हैं, हमारा कुंबे का जो हमारे जो गांव का जो देवी देवता हैं, उनको आह्वान किया था मैंने कि लड़ाई लड़ने की शक्ति दीजिएगा, लड़ाई लड़ने की वो क्षमता प्रदान कीजिएगा। और हमारे बूढ़ा महादेव को भी मैंने कहा था, और महादेव की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, फैन हूँ। ये पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश जो जानता है कि निशा भगत तो भाई महादेव की भक्त है। तो मैं उन्हीं के आशीर्वाद से इन लोग को ललकारना चाहती हूँ कि कुर्मी समुदायों में कितना दम है या फिर धर्मांतरित ईसाइयों में कितना दम है, जबकि इस देश के प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली के लाल किला से कहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, ये बहरूपियों को रोकना है। तो फिर हमारे झारखंड में मैं ये आवाज़ क्यों नहीं उठा सकती? मैं अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं कर सकती? बात करनी है तो जाके गाली देना है तो जाके देश के प्रधानमंत्री को दीजिए, जो उन्होंने कहा है कि भाई धर्मांतरण रुकना चाहिए। धर्मांतरण एक कोड है, धर्मांतरण एक हमारे भारत के लिए अभिशाप है। ईसाइयों को ये बात समझनी चाहिए। तो निशा भगत के पास इतने बॉडीगार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो इतने इतने बॉडीगार्ड्स लेके घूम रहे हैं? आज ये नौबत है कि ये चौथा महीना चल रहा है और मैं अभी तक घर नहीं जा पाई हूँ। पहला थ्रेटनिंग तो मुझे झंडा प्रकरण में ईसाई समुदायों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। आज मैं जिस घर में रह रही हूँ ये हमारे समुदाय के द्वारा दी गई है, और जो सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो भी सुरक्षा हमारे समाज के द्वारा ही दिया जा रहा है। और मेरे घर में मैं जो चावल भी खा रही हूँ तो हमारे समाज के द्वारा ही दिया गया है, और स्वेच्छा से लोग सहयोग भी कर रहे हैं कि आदिवासी बेटी आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है, इसीलिए लोग मदद कर रहे हैं मुझे, मेरे अपने लोग मदद कर रहे हैं। मैं पिछले 4 महीना से कोई काम भी नहीं कर रही हूँ। जो मैं काम करती थी, मेरा जो रोजगार था, जो कि इन लोगों को भी पता है कि एक तो मेरा इस सब लड़ाई में जो कई तरह की मैं सामाजिक लड़ाई लड़ने में मेरा ढाबा जो रेस्टोरेंट था वो भी छूट गया। मेरा एक पार्लर छोटा चलता है जो गुमला में, वो भी मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो मैं अभी समझ लीजिए असहाय ही हूँ, लेकिन सामाजिक जो बल मिल रहा है मुझे बहुत बेहतरीन मिल रहा है। जो भी सहयोग मिल रहा है मैं सहर्ष स्वीकार कर रही हूँ। कभी दाल ले लेती हूँ, चावल ले लेती हूँ, कभी घर की चीज़ें। वैसे ही हमारे पास जो पूछ लीजिएगा, जो लड़के मेरे साथ में आते हैं उनको मैं कितने पैसे दे रही हूँ वो खुद बताएंगे। मैं पैसे दे रही हूँ या वो स्वेच्छा से आ रहे हैं या सामाजिक ये सुरक्षा, मुझे प्रोटेक्शन, जब तक कि सरकार के द्वारा मैं प्रोटेक्शन के लिए ईसाई समुदाय के द्वारा जब हुआ था ये प्रकरण, तभी मैंने केंद्र की सरकार को भी आगाह किया है कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। यहाँ के राज्य के डीजीपी साहब को भी मैंने दिया है समाज के साथ जा करके। जब ये अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो यहाँ की सरकार समझेगी या केंद्र सरकार समझेगी कि भाई इस देश का मालिकों की हत्या, आप देख लीजिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, उसके बाद हत्या कर दी जा रही है। कितने नेता बोल रहे हैं, कितने नेता करके कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ में जो बच्चियों के साथ में बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। चाहे हमारे आदिवासी बच्ची हो, चाहे किसी गैर आदिवासी की बच्ची हो, बच्ची तो बच्ची होती है। इस भारत में स्त्री को माँ का दर्जा दिया जाता है, यहाँ सम्मान किया जाता है, और यहाँ पर राक्षस लोग हवा की तरह अपना आपको राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। अब देख लीजिए एक धर्मांतरित जो आदिवासी बेटी, एक मुसलमान लड़का 51 टुकड़ों में हमारी बेटी को काट दिया था। इस विषय में कितना आग लगाया, किसने बोला, किसने आवाज़ उठाई कि धर्मांतरण रोक देना चाहिए? तो मैं इसके लिए लगातार खिलाफ हूँ कि हमारे समुदाय के लोगों को भड़काना, बहकाना, बरगलाना बंद कीजिए, अन्यथा आने वाला समय में जो आदिवासी समुदाय को कमज़ोर समझने वाले लोगों को ये चेताना चाहती है निशा भगत कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के साथ खिलवाड़ करना, अपमान करना बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला समय मैंने जो कहा था कि सुनामी आएगा, सुनामी का तो ये लहर था जो कि ये लोग डगमगा गया इतने में, लेकिन सुनामी आएगी तो ये लोग भी घबराएंगे कि आदिवासियों से टकराना इन लोगों के लिए कितना महंगा पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी शेरनी निशा भगत हमारे साथ थी, बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।